नमस्कार। बजट 2016-17 पर देश की सबसे बड़ी कवरेज लेकर के हम एक बार फिर से हाजिर हैं और इस वक्त हम हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जो कि अपनी उद्यमिता के लिए, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और यूं कहें कि अपने इकोनॉमिक्स और कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। और आप सभी छात्रों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने थोड़ा सा वक्त निकाला इस कार्यक्रम में हमारे लिए। और हमारे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल है जो कि इस बजट पर अपनी राय रखेगा और छात्रों के सवालों का जवाब भी देगा। शुरुआत करता हूं मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, जो कि यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेद जैन साहब। डायरेक्ट टैक्स में इनका शायद कोई पैरेलल नहीं है देश में, और टैक्स रिफॉर्म्स पर हम बात करेंगे कि वित्त मंत्री क्या कुछ देश को सौगात दे सकते हैं। हमारे साथ हैं अश्विनी महाजन जी, जो कि PGDAV DU से ही आते हैं और जो इकोनॉमिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उन पर हम इनकी राय लेंगे और तमाम जो सोशल सेक्टर्स हैं उन पर भी बात करेंगे। एक यंग एंटरप्रेन्योर और लेडी एंटरप्रेन्योर, एक बार स्वागत कीजिए इनका। ये है डॉक्टर जयश्री श्रीनिवासन, जो कि मैप माई जीनोम की वाइस प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पर एक स्टार्टअप और युवा इंडिया को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं। और सबसे अंत में मेरे राइट पवन दुग्गल, जाना माना नाम साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, अगर पहला नाम देश में कोई अगर आप सुनते हैं तो वो है पवन दुग्गल साहब का। और डिजिटल इंडिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर राय लेंगे इनसे कि कहाँ तक निवेश जाना चाहिए इस क्षेत्र में और कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन शुरुआत मैं करता हूँ बिग आइडियाज से, क्योंकि इसी धरती से इस देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी भी निकले हैं और यहीं पर उन्होंने पढ़ाई की है। और मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़रिए कि अगर वित्त मंत्री साहब के दिमाग में कुछ चल रहा है तो क्या आप लोग उसे मैच कर पा रहे हैं या नहीं। तो मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर बजट का सबसे बिग आइडिया कौन से छात्र के जरिए आता है। पहला आइडिया कहाँ से आ रहा है जी? मेरे हिसाब से चूँकि हमारे बहुत ही यंग इंडिया है, वी हैव एवरेज एज ऑफ 29 ईयर्स एज कम्पेयर टू चाइना 39. सो वी आर गोइंग टू बी वेरी यंग in upcoming years, and we have quite an opportunity to grow, and we are like how we are able to harness our demographic dividend. This is the biggest question we are now facing. So we now have to urge towards the path of developed India. So my biggest idea is to create a skilled workforce. We had a target of 500 million towards like 2022. So how we are going to pursue towards it? चलिए, यंग इंडिया को स्किल कैसे बनाया जाए और कैसे एम्प्लॉयबल बनाया जाए। दूसरा आइडिया आ रहा है कहीं से जी? I think we should shift our budget allocation from defense to fields that matter more actually. Like Vishal Bhaiya just said, harnessing the demographic dividend. So if we shift, actually India is the largest importer of defense. तो आप क्या चाहते हैं, डिफेंस से कहाँ पे ज़्यादा पैसा जाना चाहिए बताइए? Education. ठीक है। Like we hardly spend 5% of our GDP on education. It should, compared to the average of 7 to 8%. चलिए, बिल्कुल। एक आइडिया ये आया कि डिफेंस से जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा एजुकेशन में जाना चाहिए। कुछ और आइडियाज़ हम लेना चाहेंगे स्टूडेंट से जी? Recently, India launched many schemes on gold monetization schemes and sovereign gold bond scheme, but it has not shown the desired result. But I think that there should be imposition of taxation on the gold which is lying idle in our temples. Because if we would do like this, so we think that gold can be channelized in the market, and the huge fiscal deficit which is because of the gold, as we import 900 tons of the gold every year. So I think that fiscal deficit, and more particularly the current account deficit, can be contained. Another problem is of inverted duty structure before India. Although we are supporting the Make in India initiative, but the problem is that there is inverted duty structure on many of the products. We have levied the import duty on raw materials higher than the import duty on the finished product on many of the products. So it should be rationalized. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और आइडिया यहाँ से वित्त मंत्री के लिए आता है? चलिए, एक लेडी स्टूडेंट्स। Good afternoon to one and all present here. My suggestion is that taxation should be made more people friendly. Like when it comes to service tax, we see that the limit is fixed up to 10 lakh for the exemption thing, and it has not changed for a couple of years, 5 to 7 years at least. So it should be raised to at least 20 lakh so that people come under the tax cover and they willingly pay. But
it should be friendly at the same time. चलिए, तो टैक्स एनवायरनमेंट को एक और आवाज़ में ले सकता हूँ अगर कोई जी As we know that the leakages in terms of subsidies, like commodities like food grains, we see that percentage of leakages which do not reach the people who are intended to. But in the same country we have startups which are giving solutions like data analytics and GPS technologies which can track these losses and which can make up for these, or at least they can provide a solution to so that the people who are actually intended to, they can get the 100% advantages. So there should be a mixture of government policies and the startups so that we can give a proper solution to the actual poor people. चलिए, बहुत शुक्रिया। सब्सिडीज़ को थोड़ा रैशनलाइज किया जाए और मौका दिया जाए एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप को। अब चलिए अपने पैनल के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त मंत्री के सामने चुनौतियां हैं क्या और क्या सलूशन आ सकता है जब वो बजट पेश करेंगे देश के सामने। सबसे पहले प्रोफेसर अश्विनी कुमार, आपसे ये समझना चाहेंगे इस वक्त क्या चल रहा होगा वित्त मंत्री के दिमाग में जब वो इस वक्त बजट बना रहे होंगे, और कहाँ पर जो चुनौतियाँ ज़्यादा हैं जहाँ पर उनको तुरंत हिट करने की ज़रूरत है? अजय जी, मुझे लगता है अभी तो 2-3 दिन से जिस तरह से एनवायरनमेंट बन रहा है और जिस तरह से न्यूज़ में चीज़ें आ रही हैं, स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, पूरी जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो जिस दौर में अभी पहुंच रही है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये मानकर चलते हैं कि ये 2008 जैसी सिचुएशन आने की बात है। तो मुझे लगता है कि जो बजट बनाते हुए सबसे पहले जो गवर्नमेंट को सोचना होगा वो होगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैसे मिनिमाइज किया जाए जिससे इकोनॉमी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। सब ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल की प्राइसेस फॉल कर रही हैं, भारत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में, ट्रेड डेफिसिट को कम करने में बहुत हेल्प कर रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी हमें मानना पड़ेगा कि बहुत सारा हमारा जो एक्सपोर्ट है लगभग 20% इन्हीं गल्फ कंट्रीज में जाता है, इन्हीं ऑयल इकोनॉमीज में जाता है। तो अगर इनकी इनकम लेवल फॉल करता है तो हमारे एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। दूसरा, यूरोप में, चाइना में, गल्फ कंट्रीज के इस पोर्शन में जिस तरह से इनकम लेवल डाउन जा रहा है या रिसेशनरी ट्रेंड आ रहे हैं, उससे लगभग हमारा जो 60% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो इन एरियाज में है। तो वहाँ पर एक्सपोर्ट अर्निंग कम आने की पॉसिबिलिटी है, रेमिटेंसीज कम आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि गल्फ कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो ये चैलेंज है। और जहाँ तक बच्चे ने बात की गोल्ड वगैरह की, मैं मानता हूँ गोल्ड और जो क्रूड ऑयल है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास हमारे टोटल इंपोर्ट का है। तो ये ज़रूरत है इन चीज़ों को कम करने की। अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन साथ साथ चैलेंज है और बहुत बड़े चैलेंज है। जिस तरह से पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में चेंजेस आ रहे हैं, भारत को स्टेप लेना पड़ेगा इमीडिएटली। और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा स्टेप होगा इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस को फिर मोटिवेट करना। जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का विश्वास बना है कि ये सरकार है जो देश के लिए बहुत कुछ करने वाली है और शायद इंडिया फिर से वही ग्लोरीफाइड इंडिया बनेगा जिसको गोल्डन स्पैरो कहा करते थे। अगर उसी मुकाम को हासिल करना है तो ये सही समय है जहां पर इंडिया को स्ट्रैटेजिक मूव लेना पड़ेगा और वर्ल्ड मार्केट के साथ साथ अपनी डोमेस्टिक मार्केट को इस तरह से चेंजेस करने पड़ेंगे इस पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के थ्रू, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। और शायद मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर बहुत भली भांति परिचित होगी और एक्शन लेने वाली होगी। कहा कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उससे कैसे वित्त मंत्री जूझते हुए और निवेश के माहौल को कैसे आसान बनाएंगे, वो शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस पर वो काम भी कर रहे हैं। जैन साहब, आप तो लगातार वित्त मंत्री को सलाह भी देते रहे तमाम मोर्चों पर। आपके हिसाब से क्या कुछ वो सोच रहे हैं और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अगर 3 बड़ी चीज़ें जो प्राथमिकताओं में उनके शामिल हो सकता है, आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, जब बजट बनता है तो बजट का पहला पहलू है एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज। हम बजट क्यों बनाते हैं? बजट ये बनाते हैं कि वर्ष 2016-17 में हमारी क्या खर्चा होना है और क्या आमदनी के सोर्सेज हैं जी। और सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए और देश की तरक्की करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। तो बजट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है कि जो एक्सपेंडिचर होने वाला है अगले साल में उसको कहाँ से लाया जाए। और आज की डेट में जो आपने मुद्दा उठाया, सबसे बड़ा मुद्दा है वित्त मंत्री के पास कि 2016-17 में जो खर्चे का भार बढ़ने वाला है, जो पे कमीशन, 7 पे कमीशन का भार बढ़ने वाला है, 1 रैंक 1 पेंशन की वजह से जो भार बढ़ने वाला है, उसको देखते हुए जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको कैसे बैलेंस किया जाए जी। और जैसे आज की डेट में अर्थव्यवस्था की पोजीशन है, हालांकि इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ 7% प्लस में चल रही है, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट मानी जा रही है आज की डेट में, लेकिन क्योंकि जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा तो टैक्स की रेवेन्यू की कलेक्शन भी फॉल करने वाली है,
जब रेवेन्यू फॉल करना है तो खर्चा बढ़ रहा है, तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसको मॉनिटर कैसे किया जाए। एक प्रॉमिस किया हुआ है कि हम फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे खर्चे को जो मीट आउट करना है और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है वो कैसे किया जाए। नए टैक्सेस आप लगा नहीं सकते, खर्चा आप रोक नहीं सकते, और एक बजट एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है कि ये यहाँ से आएगा और यहाँ जाएगा, आने का सोर्स बढ़ नहीं सकता, खर्चे का सोर्स बढ़ रहा है, वो एक अपने आप में बैलेंसिंग है। और फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक होता है। चलो, तो मेरे हिसाब से एक मेन मुद्दा आज की डेट में ये है। जो फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय अनुशासन, उस पर सबसे बड़ी निगाहें रहेंगी। प्रोफेसर महाजन, अगर आपसे समझना चाहें ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं आज के वक्त में, और जो माइक्रो मैनेज करना है पूरी इकॉनमी को, इस चैलेंज को, जिसकी बात दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स ने कही, उस चैलेंज को कैसे वित्त मंत्री एक तरह से फेस कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर पिछले 5 सालों के बजटों को देखा जाए तो यह बजट जो है वो सबसे ज़्यादा अनुकूल परिस्थिति दे रहा है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि हमेशा से फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का, उसको नियमित करने का, उसको नियंत्रित करने का, यह उनके दिमाग में रहता है। आज ये स्थिति बनी है कि पिछले 1 सालों में जिस प्रकार के जीडीपी, जीवीए के आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार बेहतर हो रहा है। अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन की स्थिति को बता रहे हैं। यानी जो इन्फ्लेशन की बात करते थे, आज भारत के जो आर्थिक सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि वर्तमान में डिफ्लेशन की स्थिति है। यानी जो दिमाग में ये रहता था कि इन्फ्लेशन को कर्ब करना है और इसके कारण फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में करना है, ये बात सही है कि पिछले साल जब वित्त मंत्री ने 3.9% फिस्कल डेफिसिट की बात की थी और कहा था कि अगले साल इसको 3.5% पर लाएंगे, मुझे लगता है कि वर्तमान की अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए और वर्तमान में जिस प्रकार की अपेक्षाएं हैं उसको देखते हुए हम अगर 4% पर भी चले जाएंगे तो देश में बहुत आफत आने वाली नहीं है। एक और मैं जब कहता हूं कि अनुकूल 4% आप विकास दर की बात कर रहे हैं या महंगाई दर की? 4% फिस्कल डेफिसिट ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो जब हम आज की अनुकूल परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, वो अनुकूल परिस्थिति इसलिए है क्योंकि पिछले साल हमने मात्र 78,000 करोड़ रुपए का एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की थी ऑयल प्रोडक्ट्स से। आज हम इस स्थिति में आए हैं 15-16 में हमारे पास 1.5 लाख करोड़ रुपए का हम कर पाए हैं, क्योंकि जो घटती तेल कीमतें हैं उसका मात्र 1/3 हिस्सा ही कंज्यूमर को दिया गया है। महाजन ये कह रहे हैं कि जो घटती हुई क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो एक्चुअली वित्त मंत्री के लिए एक अच्छी खबर है और यहाँ एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है कि जो उनको खर्चे करने हैं वो वहाँ से निकाल लें। मैं फिर आऊँगा महाजन जी आपके पास में, लेकिन डॉक्टर श्रीनिवास, अगर आपसे समझना चाहें एक लेडी एंटरप्रेन्योर होने की वजह से क्या कुछ लगता है आपको कि क्या कुछ फोकस हो सकता है जहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रही है सरकार, जो कि शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनके सामने? इन्वेस्टमेंट जो है उसका फोकस थोड़ा चेंज होना चाहिए। वी रियली नीड टू इन्वेस्ट मोर इन द हेल्थ सेक्टर। Education is important, but so is health, and I think healthcare sector needs to be looked at in the long term. So you have to have a long-term vision, because इसमें जो भी investment गवर्नमेंट करेगी उसके रिटर्न्स बहुत साल बाद उनको मिलेगा। तो we can't be in a hurry and say that these are the investments we've made and we need to see returns in the immediate future. तो मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे बायोटेक हेल्थ केयर सेक्टर में, और जो बायोटेक पार्क्स वगैरह बना रहे हैं, देयर शुड बी अ फोकस टू दिस, देयर हैज़ टू बी अ लेवल ऑफ फोकस इन विच they bring all the stakeholders together and they say कि these people can help these people in such and such manner, so let's try and network everybody together. because अभी जो हो रहा है इकोसिस्टम है वो क्रिएट किया जाना चाहिए किसी भी सेक्टर के लिए, चाहे वो बायोटेक की बात क्यों ना हो। जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाना चाहिए, जहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सरकार हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, उन सबको एक साथ लाना चाहिए और एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दुग्गल साहब, यंग एंटरप्रेन्योर और यंग इंडिया की जो एस्पिरेशंस हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? कहाँ फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए वित्त मंत्री का? देखिए, अलग अलग सेक्टर्स हैं
अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस करना लाजमी है, लेकिन एक जो हकीकत सामने नज़र आ रही है वो यंग इंडिया की आ रही है, वो डिजिटल इंडिया की आ रही है। ऑलरेडी ये सरकार ने अपनी वचनबद्धता साबित कर दिखाई है कि साहब हम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, और कार्यक्रम भी इतना ज़बरदस्त महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कहता है कि साहब वो भारतवर्ष को एक नॉलेज सोसाइटी और इकोनॉमी में परिवर्तित करना चाहता है सन 2018 तक। आज 2016 हो गई, तो अगर हम ये परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पैसे के प्रबंध करने की आवश्यकता होगी। सिर्फ मात्र आप डिक्लेरेशंस देंगे उससे सफिशिएंट नहीं होगा, आपको अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, एलोकेशन की ज़रूरत होगी, और वो एलोकेशन की जा सकती है। अब अगर आप डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी देखें तो उसके 9 अलग अलग पहलू हैं, बिंदु हैं, और इन बिंदुओं पर आपको अलग अलग एलोकेशंस करनी पड़ेंगी। चाहे वो बिंदु आपका ई गवर्नेंस को लेकर हो, चाहे वो बिंदु आपको मोबाइल की पेनिट्रेशन को बढ़ाने को लेकर हो, चाहे वो ई जस्टिस को लोगों तक पहुंचाने की बात हो, या चाहे वो सरकार और सरकारी सेवाओं को आपके मोबाइल तक ले जाने तक की बात हो। वहाँ पर मुझे लगता है एक मेजर एलोकेशन होनी चाहिए, जो पिछले चंद सालों में इस तरह की एलोकेशंस नहीं हुई थी। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है एक और नई ग्लोबल रियलिटी उभर कर आई है, जिसको कहीं ना कहीं आपके बजट में रिफ्लेक्ट होने की आवश्यकता है। वो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। भारत ने और यूएई ने एक संधि स्थापित की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेशन रखेंगे। ऑलरेडी भारत ने चाहे ब्रिटेन की बात हो, चाहे मलेशिया की बात हो, इस तरह की संधियां कर रखी हैं। अगर आप दुनिया की सेकंड बिगेस्ट ई कॉमर्स और एम कॉमर्स मार्केट्स हैं, अगर आप दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, तो एक बड़ा दायित्व ये भी बनता है कि आप राष्ट्र होने के नाते आप अपनी जो साइबर सुरक्षा है उसको सुरक्षित रखने के लिए आप पैसा खर्च करें और एलोकेट करें डेडिकेटेडली साइबर सुरक्षा के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके नेटवर्क्स में सेंध बढ़ गई तो चाहे कितना बढ़िया काम क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो आपकी प्रभुता, आपकी अखंडता और आपकी सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर पाएगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में आपको ज़्यादा एलोकेशन की ज़रूरत है, साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा ज़रूरत है और डिजिटल इंडिया में ज़रूरत है। लेकिन तमाम सारी चीज़ों के लिए अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। क्यों? हम लोग सब फ़ोन तो ख़रीद रहे हैं, लेकिन अगर कॉल ड्रॉप्स बार बार होंगी, अगर आपको उस स्पीड पर, उस गति पर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक फ्रस्ट्रेशन, एक दुष्भावना सी प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए आपको टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तवज्जो देनी पड़ेगी। ना केवल आपको एलोकेशंस करनी पड़ेंगी स्पेसिफिक बजटरी एलोकेशंस को लेकर, बल्कि साथ ही साथ मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर को भी आपको प्रलोभन देना पड़ेगा, आपको कुछ नई सुविधाएं देनी पड़ेंगी, ताकि अल्टीमेटली इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और वो भी कंट्रीब्यूट कर सके नेशनल ग्रोथ की ओर। तो इसी से क्यों लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो फार्मूला अभी दुग्गल साहब ने दिया है वो अगर टेलीकॉम नहीं, अगर हर सेक्टर में एक तरह से अप्लाई किया जाए तो वो अपने नतीजे तक पहुंच सकता है। यानी इन्वेस्टमेंट लाया जाए, एक इकोसिस्टम तैयार किया जाए और कैसे सर्विस डिलीवरी करनी है, चाहे वो टेलीकॉम क्षेत्र में हो या दूसरे क्षेत्र में, सर्विस डिलीवरी अगर हो पाए बेहतर तरीके से एक आम आदमी के लिए, तो शायद बजट का एक बड़ा मकसद पूरा हो सकता है। हमारे साथ एक ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं कपिल गोयल। कपिल, चूँकि आप फाइनेंस की दुनिया से आते हैं और खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपको क्या दिक्कतें हुई और क्या कुछ लगता है कि वित्त मंत्री को करने की ज़रूरत है इस वक्त? आज का जो यंग एंटरप्रेन्योर है, देखिए वो अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन जो टैक्स पेनल्टीज़ हैं उससे वो बहुत डर रहा है। वो बोलते हैं टैक्स पेनल्टीज़ को आप फेज़ वाइज में ले आइए, फर्स्ट 3 ईयर्स में उसको इन्फॉर्मेशन कर दीजिए, इन्फॉर्मेटिव कर दीजिए, उसको डिजिटलाइज कर दीजिए, सो डेट वो जो भी डिफ़ॉल्ट कर रहा है या जो भी वो वहाँ पे लैग कर रहा है उसको उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए फर्स्ट 3 ईयर्स, उसके बाद में उसको पेनलाइज कर दिया जाए। पहले आप उसको मौका दे दीजिए एक बार उसको बिजनेस स्टार्ट करने का, देन यू जस्ट पेनलाइज हिम। सेकंड जो प्रॉब्लम आज के एंटरप्रेन्योर को आ रही है वो है सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम। वो चाहता है कि आज आप हमें जब काम स्टार्ट करने का मौका दे रहा है इंडिया, तो आप हमें एक सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम भी दे दीजिए, सो डेट हमारी सारी अप्रूवल्स बिफोर हैंड आ जाएँ, एक साथ आ जाएँ। सो आज का एंटरप्रेन्योर जो है वो ये चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ सवालात जो छात्रों के मन में है एक्सपर्ट से, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मेरे पास भी कुछ सवाल हैं जो मैं सीधे एक्सपर्ट से करूंगा। कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम सबका बजट कैंपस स्पेशल, और हम हैं इस वक्त श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। एक बार आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और पहले चरण में हमें ये समझ में आया कि जो बड़े आइडियाज़ हैं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए ये निकल करके आए, जैसे प्रोफेसर अश्विनी ने ये कहा कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो वैश्विक चुनौतियों से कैसे जूझते हुए वित्त मंत्री इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, वो शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा।
वेद जैन साहब ने कहा कि जो टैक्सेशन को लेकर के जो पॉलिसीज़ हैं उसमें शायद सुधार करना होगा, और जो वित्तीय अनुशासन शायद फिस्कल डेफिसिट की को मीट करने की जो चुनौती है वो वित्त मंत्री के मन में इस वक्त चल रही होगी कि कैसे उसको मीट किया जाए। प्रोफेसर महाजन ये मानते हैं कि वित्त मंत्री के लिए ये माकूल वक्त है, उनके लिए अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल की कीमतें काफ़ी कम स्तर पे हैं और उसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए। जो हमारी लेडी एंटरप्रेन्योर है वो चाहती हैं कि जो हेल्थ सेक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, साथ ही साथ जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी जो कीमतें हैं उसको कम करने के लिए टैक्स में कंसेशन दी जाए। और दुग्गल साहब का मानना था कि ये जो युवा जो एस्पिरेशंस लेकर के आगे आने की जो इच्छा रखता है उसको एक पंख लगाने के लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट करना होगा, और जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है, जो सेवाओं को आम जन तक पहुंचाना है, उसके लिए एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। साथ ही साथ बहुत सारे बड़े आइडियाज़ हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब मैं दूसरे चरण में चलता हूं, जो प्राथमिकताएं हो सकती हैं वित्त मंत्री की, कहां पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है और अगर उनको पैसा चाहिए तो वो आएगा कहां से। पहला सवाल इस चरण में मैं वेद जैन साहब के पास चलना चाहता हूं, क्योंकि जो रेवेन्यू रेज करना है वो शायद एक बड़ा चैलेंज है वित्त मंत्री के लिए। रेवेन्यू आएगा तो कहां से आएगा और कौन कौन से तरीके हैं जहां से पैसा आ सकता है सरकार के पास? हम सब बैठे हैं यहाँ, हम ये सब उम्मीद कर रहे हैं कि 29 फरवरी को वित्त मंत्री जी कुछ हमारे लिए कंसेशन देंगे जी, हमारे लिए कुछ इंसेंटिव लाएंगे, हमारे लिए कुछ बेनिफिट देंगे। तो सबसे बड़ा जो टैक्स पेयर है देश में 5 करोड़ के करीब, सब लोगों की उम्मीद है कि टैक्स में क्या छूट मिलने वाली है। मेरा स्लैब 2.5 लाख रुपए का, वो बढ़ के कितने होने वाला है, सबके इशू आए हुए हैं। इसी तरह से सब लोग जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉइज हैं वो चाहते हैं कि मेरा हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो बढ़ जाए। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म सेविंग की इन्वेस्टमेंट है, LIP है, PPF है, PF है, उसके कंट्रीब्यूशन की सेलिंग बढ़ जाए। तो हर आदमी टैक्स कम करना चाहता है और वित्त मंत्री चाहते हैं कि टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाए। तो टैक्स की कलेक्शन कैसे बढ़ सकती है? एक तो यह टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाए या कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर जाए। तो आपने क्या एडवाइस किया सर इस पे वित्त मंत्री को? क्या आपने बोला है कि टैक्स सेक्शन कहीं बढ़ाया जाए? कुछ लोग मान रहे हैं कि सर्विस टैक्स शायद बढ़ सकता है। देखिए, कंसेशन तो बढ़ेंगी और कंसेशन देनी भी पड़ेगी। जब ये नई सरकार आई है तो सरकार ने कहा है कि हम नॉन एडवर्सियल टैक्स रेजिम बनाएंगे, हम देश की जनता का हित रखेंगे, हम इंसेंटिव देंगे, हम प्रमोट करेंगे। और पिछले 2 बजट जो वित्त मंत्री जी ने पेश किए उसमें काफ़ी सारे इंसेंटिव आए भी हैं। ठीक है, अब उम्मीद ये है कि जैसे 2.5 लाख रुपए वाली सीलिंग, अब उसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों ने कहा है कि 5 लाख हो जाए, किसी ने कहा 4 लाख हो जाए। मेरा ऐसा मानना है 2,50,000 के वित्त मंत्री इस स्थिति को देखते हुए 270 या 275 पर पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो इंसेंटिव की बात है हाउसिंग लोन के लिए और ATC के लिए जो एग्जेम्पशन की बात है, उसमें मुझे लगता है कि वित्त मंत्री शायद इसमें कुछ छूट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले कि आज की डेट में खर्चे का प्रेशर वित्त मंत्री जी पे बढ़ गया है। और अब की बार जो रेवेन्यू ग्रोथ आएगी वो मेनली ग्रोथ आएगी GDP की ग्रोथ की वजह से। अच्छा, जो हमारी 7.5% के करीब GDP बढ़ेगी, उससे जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी उसमें आएगी। और एक जो एरिया जिसमें टैक्स लगने का एरिया है वो सर्विस टैक्स का एरिया है। जैसे हम जानते हैं कि सर्विस टैक्स पहले कभी किसी ज़माने में 3% से शुरू हुआ, 8 पे आया, फिर 10 पे आया, फिर 12 पे आया, 14 पे आया और 14.5 हो गया। तो मेरा हिसाब से है कि इस साल देश को तैयार रहना चाहिए कि 16% पे पहुंचने की, क्योंकि GST आने वाला है और GST पे 18% का टैक्स लगने वाला है। तो सरकार उस गैप को ब्रिज करने में लगी हुई है, ताकि जिस डेट को GST अनाउंस हो तो लोगों को लगे नहीं कि हमारा टैक्स रेट बहुत बढ़ गया और GST एक अच्छी चीज़ नहीं है। चलिए, तो आपने कहा कि जो सर्विस टैक्स है उसमें शायद बढ़ोतरी हो सकती है। प्रोफेसर महाजन, अगर ऐसा होता है तो क्या इसका महंगाई पर कोई असर पड़ेगा? महंगाई काबू में रहे, शायद ये भी एक बड़ी प्राथमिकता है RBI के साथ साथ सरकार भी। RBI तो सरकार की ओर देख रही है कि उसकी फिस्कल पॉलिसीज ऐसी हों कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में थोड़ी सी मदद मिले और जो महंगाई कम रहे। ये कैसे करेंगे वित्त मंत्री? मुझे लगता है कि जो वित्त मंत्री अभी तक करते आए हैं, ये वाले वित्त मंत्री नहीं, कुल मिलाकर के देश की सरकारें जो करती आई हैं जी, वो केवल और केवल कॉरपोरेट जगत को ही इकोनॉमी मानती। मुझे लगता है कि इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है जी। मानसिकता से बाहर आए भी, स्टार्टअप की बात की, लेकिन आप जानते हैं कि आज की डेट में 17.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है और 5.5 लाख करोड़ रुपए की रियायतें कॉरपोरेट्स को दी गई। ठीक है, उन रियायतों को खत्म करने की बात पिछली बार वित्त मंत्री ने की थी। एक अच्छी बात वित्त मंत्री ने पिछले साल और की थी, जिसको इस बार कार्यान्वित नहीं किया तो बहुत कठिनाई होने वाली है। वो है कि जो लोग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के साथ साथ उनको टैक्स में रियायत मिलनी चाहिए। अच्छा, उससे होगा ये कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो टैक्स भी देंगे।
यानी एक तरफ आप टैक्स में छूट दे रहे हैं तो लोगों की कैपेसिटी जनरेट कर रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग अभी बात किए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ कैसे मिलेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ तब मिलेगा कि लोगों को रोजगार मिले। तीसरी बात, आज हम इस समय एग्रीकल्चरल क्राइसिस के अंदर चल रहे हैं। हमारा फार्मर बड़ी कठिनाई में है। क्यों? उसके पास उसके लिए अतिरिक्त रोजगार के साधन नहीं है। आज भी आप बड़े हैरान होंगे कि डेयरी को आप क्या मानते हैं, वो कृषि नहीं है क्या? डेयरी कृषि है ना, लेकिन कृषि का लाभ उसको नहीं मिलता, उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन नहीं मिलता। आज एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड करनी मेरा ये कहना है कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। मेरा ये कहना है कि मशरूम फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। मेरा ये कहना है कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए, विदेशियों को ला करके नहीं। इस देश के लोग काम करने के लिए तैयार हैं, स्टार्टअप आने के लिए तैयार हैं, उनको रोजगार के अवसर ज़्यादा मिले और ताकि जो किसान है अपने गांव में बैठ करके ज़्यादा कमाई करे, उसको शहर में आने की जरूरत ना पड़े। गाँवों को स्मार्ट बनाइए ना जी, जरूरी थोड़ी है कि केवल आपने बिल्कुल सही कहा, स्मार्ट सिटीज ही बनानी। तो महाजन साहब के चलिए ताली भी बज गई, बहुत बढ़िया पॉइंट। दुबल साहब आपसे सीधा सवाल और शायद इम्प्रॉम्प्टू सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि वो 3 या 4 सनराइज सेक्टर कौन से हो सकते हैं जहां पर सरकार अगर फोकस करे तो फौरी तौर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। प्रोफेसर महाजन ने कहा कि हॉर्टिकल्चर में जाइए, जो गांव में जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर में उसमें इन्वेस्ट कीजिए, शायद वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। आपके लिहाज से 3 या 4 बड़े सनराइज सेक्टर्स। मेरे हिसाब से पहला सबसे बड़ा सनराइज सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़े आयाम पर डेवलप हो रहा है। पूरी दुनिया भर अब आकर भारत पर अपना नज़र टिकाए हुए है कि वो किस तरीके से वो दुनिया का साइबर सिक्योरिटी बैक ऑफिस सा बन जाए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन की, जॉब जनरेशन। ठीक है। दूसरी बात मुझे लगता है कि अगर हम मोबाइल सेक्टर पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, खास तौर पर मोबाइल रिलेटेड एप्लीकेशंस को लेकर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सनराइज सेक्टर है। क्यों? क्योंकि आज लगभग प्रत्येक भारतवासी के पास मोबाइल फ़ोन है। बहुत सारे भारतवासी आज स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज पर फोकस किया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा सनराइज सेक्टर जो मुझे नज़र आता है वो आता है क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है और भारत बहुत सारी क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज दुनिया भर को दे सकता है, बहुत सारी रेवेन्यू जनरेशन करा सकता है। ये 3 तो चीज़ें हुई आप प्राइवेट सेक्टर को लेकर। लेकिन अगर आप गवर्नमेंटल सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप भारत की साइबर डिफेंस पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा करें। अच्छा। हमने अपने डिफेंस पर इतना सारा पैसा खर्च हर साल किया है, लेकिन आप उसमें से एक कंपोनेंट निकाल के आपको साइबर डिफेंस के लिए भी डेडिकेट करना पड़ेगा। नई जॉब्स लाने की ज़रूरत होगी क्योंकि आज अगली जब युद्ध होगा तो वो युद्ध जो होगा बैटल फील्ड पर नहीं होगा, साइबर स्पेस में होगा। अच्छा। तो भारत की जो सॉवरन इंटरेस्ट है उसको सुरक्षित रखने के लिए भारत को एक साइबर आर्मी की आवश्यकता होगी, साइबर डिफेंस की आवश्यकता होगी। वहाँ पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो ना केवल बहुत ज़्यादा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे बल्कि साथ ही साथ आप नेशनल ग्रोथ के लिए भी आगे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने यंग दोस्तों से कि आप अपने सवाल रेडी रखिए अपने एक्सपर्ट्स के लिए और खड़े होकर के अपनी जगह पे सवाल कीजिए और किससे आप जवाब चाहते हैं वो ज़रूर बोलिए। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा सबका बजट स्पेशल, क्योंकि इस वक्त हैं हम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। तो हमारे दूसरे चरण में ये बात निकल करके आई कि शायद वित्त मंत्री को रोजगार पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका मानना है कि बहुत सारे सनराइज सेक्टर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की संभावना है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी और साइबर डिफेंस को लेकर के एक नई राय सामने आई कि डिफेंस के बजट का एक थोड़ा सा हिस्सा साइबर डिफेंस के लिए रखना चाहिए जिससे कि देश की जो सॉवरेंटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और वहाँ पर एक बड़ी आर्मी, एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है उस सेक्टर में। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर, मिसाल के तौर पर एक टूरिज़्म ऐसा सेक्टर हो सकता है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब मैं अपने यंग जो साथी हैं इस कॉलेज के वहाँ से सवाल लेना शुरू करता हूँ। पहला सवाल कहाँ से आ रहा है? जी मैडम प्लीज़। सर मेरा क्वेश्चन ओपन टू पैनल है। सर जैसे हम जानते हैं कि इंडिया के लिए रेवेन्यू का सोर्स डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छा सोर्स है। सर इस साल इस फिस्कल ईयर में भी डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मिस हुआ। सो क्या नई स्ट्रैटेजी अप्लाई की जा सकती है कि ये टारगेट इस साल पूरा हो पाए थ्रू बजट? पे सवाल है जी प्रोफेसर। लास्ट ईयर जो हमारा टारगेट था बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का वो हमारा 69,500 करोड़ का था और जिसमें से हार्डली हमारा बहुत कम पोर्शन कवर हुआ है। इससे पिछले साल भी 50% से भी कम हमारा
डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कवर हुआ था, और उसके लिए इंटरनेशनल फैक्टर्स बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक मार्केट डाउन है, जिस तरह से पर्टिकुलरली कमोडिटी प्राइसेस डाउन है, और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट ने इस डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो कंपनीज चूज़ की थी वो बहुत सारी ऐसी हैं जो कमोडिटी मार्केट्स हैं। जब तक कि मार्केट अप नहीं होगी, वर्ल्ड मार्केट रिवाइव नहीं करेगी, तब तक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट बहुत ज़्यादा अचीव होने की पॉसिबिलिटी अभी नज़र नहीं आ रही है। दूसरा सवाल जी, खड़े हो जाइए प्लीज़ और सवाल कीजिए। My question is, why cannot the threshold limit of taxation be linked to the rise in price index also? Increase in DA merely compensates for increase in prices. Then why should this amount be taxed since nothing remains in the person's hands? तो महंगाई बढ़ती है उसको ऑफसेट तो किया जाता है, महंगाई से टैक्स नहीं बढ़ाया जाता। जो बेसिक थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन दी जाती है वो महंगाई से लिंक है। 250 से जैसे मैं कह रहा हूँ 2,70,000 बढ़ाने की बात हो रही है, वो टैक्स को छोड़ा ही जा रहा है इसलिए कि आपकी महंगाई बढ़ गई, वहाँ तक इनकम को एग्जम्पशन दे दी जाए। और महंगाई बढ़ाने सरकार टैक्स कलेक्शन नहीं करती। सरकार का मुद्दा क्या है कि जैसे जैसे देश की इकॉनमी ग्रो कर रही है, तो देश की इकॉनमी ग्रो करने से टैक्स की कलेक्शन इंप्रूव होती है, उसी तरह से इकॉनमी ग्रो करने में देश की एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो सरकार टैक्स इसलिए नहीं बढ़ाती कि सरकार का महंगाई होने की वजह से खर्चा बढ़ गया है, सरकार का खर्चा इसलिए बढ़ गया है कि सरकार का पैराफर्नेलिया बढ़ गया बिकॉज इकॉनमी ग्रो कर गई है, तो उसलिए रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। और सरकार का एक बहुत बड़ा खर्चा एक इन्वेस्टमेंट में जाता है जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसके लिए भी सरकार को बहुत पैसे की जरूरत है। जैसे अभी बात हो रही थी जो वेरियस सेक्टर है, वो स्किल इंडिया की बात करें, चाहे इसकी बात करें, ये जो स्टार्टअप इंडिया की बात करें, ये सारे जो खर्चे सरकार को करने पड़ेंगे, तो ये सरकार को मीट आउट करने के लिए कलेक्ट बजट वो कोई साधन चाहिए और रेवेन्यू चाहिए, और वो टैक्स कलेक्शन से ही आता है, तो उसी से आता है। अब टैक्स रेट को देखेंगे तो इंडिया के टैक्स रेट तो आज की डेट में बहुत मॉडरेट है। अब इंडिविजुअल के ऊपर मैक्सिमम 30% टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट के ऊपर भी लगभग 30 लगता है, अगर सरचार्ज मिला लें तो 34 आता है, तो टैक्स रेट तो बहुत मॉडरेट है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सर्विस टैक्स को लगाने की जो आप बात सोच रहे हैं, बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, उसका ऑफसेट सरकार जीएसटी में देने जा रही है, तो इसलिए वो रैशनलाइज करने की कोशिश हो रही है। चलिए, तो सरकार शायद ये कोशिश करती है कि अगर टैक्स बढ़ाया जाए तो उसको कहीं ना कहीं से उसका जो फ़ायदा है वो रियायत के रूप में भी या कंसेशंस के रूप में भी दिया जाए। आपको सवाल करना चाहते हैं? एक तरफ हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा देने की, और दूसरी तरफ हम मनरेगा का बजट एलोकेशन घटा देते हैं। पिछले साल इस बात की काफ़ी निंदा भी हुई थी, और मेरा प्रश्न भी आज हमारे एक्सपर्ट से यही है कि इस कदम को, सरकार का जो पिछले साल का कदम था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रोफेसर महाजन। मेरा तो कहना है कि मनरेगा पर जब तक शून्य बजट नहीं आएगा ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। कारण ये है कि हमारी सरकारों की जो नीतियां रही हैं कॉरपोरेट्स को बढ़ावा देने की, रोजगार को ग्रोथ के नाम पर रोजगार का सृजन कम करने की, जब रोजगार मिलेगा नहीं तो लोग भागेंगे मनरेगा की तरफ। रोजगार सृजन कर दो, मनरेगा का शून्य कर दो। एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह गलत नीतियों का एक स्मारक है मनरेगा। उस स्मारक को प्रधानमंत्री चाहे तोड़ना चाहे ना तोड़ना चाहे, इस देश की जनता जरूर तोड़ना चाहेगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं लेडीज प्लीज। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि 6% था 2014 में, अब वो 9% हो गया है, जिसकी वजह से बैंक्स जो है वो सब लॉसेस अर्न करना शुरू कर दिया है। जैसे पीएनबी जिसका जो प्रॉफिट अर्न कर रहा था 900 करोड़ रुपीस, नाउ इट रीच टू 51 करोड़ ओनली। सो इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा? लाइक इस टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में हाउ कैन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन इंडिया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो सवाल आता है, इसको इकोनॉमी से जोड़ के देखना चाहिए। अगर किसी ने लोन लेके डिफ़ॉल्ट किया है और उसको मिसयूज़ किया है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो मेरे दोस्त कह रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से होती हैं, तो उसको इकोनॉमिक फैक्टर मान के चलना चाहिए। ये नहीं मान के चलना चाहिए कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आज की डेट में किसी ने कोई इंडस्ट्री का प्लांट लगाया और लोन लिया, और किसी वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया, जैसे ऑयल प्राइसेस डाउन हो गए। ऑयल प्राइसेस डाउन होने से अच्छा लगता है कि देश में खर्चा कम हो गया इंपोर्ट का, लेकिन आप ये तो मान के चलेंगे कि जो हम एक्सपोर्ट करते थे, उन लोगों को जो ऑयल से पैसे कमाते थे, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए। तो आपका एक्सपोर्ट उन लोगों को हो नहीं सकता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो जिसने वो मशीनरी लगाई, जो प्लांट लगाया प्रोडक्शन करने के लिए लगाया, वो इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा कि उसका माल जो लोग खरीदते थे उनके पास से पैसे ख़त्म हो गए। तो ये एक साइकिल आता है, और जब ये साइकिल आता है तो उस साइकिल में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। तो जो बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्टेज पर आ रहे हैं,
वो वर्ल्ड ओवर जो इकोनॉमिक रिसेशन की जो बात है उसकी वजह से आ रहे हैं, और ये बातें हर जगह इंडस्ट्री में आ रही हैं कि बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और ये एक चेन रिएक्शन होता है कि एक इंडस्ट्री को इफेक्ट होता है तो दूसरे को होता है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब आती हैं तो बहुत बैंकों को और जो फाइनेंसर हैं उनको बहुत एक्स्ट्रा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आरबीआई इसलिए बहुत एक्टिव रहता है कि बैंकों की बैलेंस शीट खराब नहीं हो, तो प्रेशर बिल्डअप करता है कि मेक श्योर कि आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आइडेंटिफाई करें, उसका प्रोविजन करें और उसको जैसे हमारे महाजन साहब करें उसको चेंज करें। चले, तो जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं यानी जो मुश्किलों की वजह से अगर कुछ उनके सामने परेशानियां आ रही हैं तो फिर शायद उसमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसको और थोड़ा और तीखा बनाएंगे, थोड़ा और तेज़ बनाएंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास कार्यक्रम सबका बजट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबका बजट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। बैंक एनपीए पर सवाल आया, उसके जवाब में ये कहा गया कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करें, लेकिन उसमें एक बैलेंस भी स्ट्राइक करें। सीधे सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल कहाँ से आ रहा है? जी मैडम। इंडिया बोस्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, बट अभी हमने प्रेजेंटली 2015 वाला प्रीवियस बजट में देखा था कि सोशल सेक्टर का जितना एलोकेशन होना चाहिए वो हमने रिड्यूस कर दिया था। एट द सेम टाइम, इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि बिहार में 160 बच्चे दे फेल्ट सिक बिकॉज ऑफ डी-वॉर्मिंग टैबलेट्स। हेल्थ केयर सेक्टर पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, कोई एम्फेसिस नहीं है। जीका वायरस पे अगर जीका वायरस अगर आज इंडिया को हिट करता है तो हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सर्वेलेंस नहीं है, और जहाँ पर इतनी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं हम, एट द सेम टाइम वी आर कटिंग द एलोकेशंस फॉर द सोशल सेक्टर, फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर, फॉर द एजुकेशन सेक्टर। हम ये कहाँ लेकर जा रहे हैं हम? चलिए, ये सवाल सीधे जाएगा डॉक्टर जयश्री के पास। सबसे पहले तो एज यू नो रिसर्च इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ रिएजेंट्स, लॉट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। सो आई पर्सनली फील दो चीज़ें की जा सकती हैं। एक तो जो इम्पोर्ट हो रहा है उस पर टैक्स ब्रेक्स हों, बिकॉज उसी में ग्रांट्स, ऑलमोस्ट ऑल द ग्रांट मनी इज़ टेकन अप बाय all the reagents, all the medical equipment that you need for the research. That's one. And the other thing is, I think it also needs to be kept in mind that we need to increase the productivity or the manufacturing ability of those reagents in India. So वो industry को बढ़ावा देना चाहिए, so that people are able to manufacture those things in India itself. जैन साहब, जो R&D में जो ये विषय केवल R&D का विषय नहीं है। जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि भारत सरकार लगातार पिछले 25 सालों में सोशल सेक्टर पर खर्च कम क्यों करती जा रही है। ठीक है, हमेशा सरकार कहती है कि हम 10% करेंगे। 10% क्या होता है? उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट है, SC ST है, पेयजल है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। मात्र 10% कहते हैं, 10% एलोकेट करते हैं, 9.5% 9% खर्च करते हैं। हमेशा ये रहता है कि दे आर नॉट एबल टू स्पेंड एज पर द एलोकेशंस। आज स्थिति ये है कि आप केंद्र सरकार मात्र 31,000-32,000 करोड़ रुपया हेल्थ पर खर्च कर रही है, और अभी NSSO की रिपोर्ट आई कि 2004 और 2010 के बीच में हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में 3 गुना हो गया। अब गरीब लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन कराना है कि नहीं कराना है? उनको क्यों मार्केट के सहारे छोड़ा जाएगा? अगर इस देश में गरीबी बढ़ रही है, उस गरीबी बढ़ने का एक मुख्य कारण यह है कि बीमार होने के बाद लोग अपने एसेट्स बेचते हैं। तो पब्लिक हेल्थ पे ज़्यादा खर्च होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें कोई सरकार ग्रांट देने वाली ऐसा नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि देश में पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा दिया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कहाँ से आ रहा है? जी आप पूछिए जी, आपके पास। हाँ, इन स्टार्टअप इंडिया वो टैक्स का सिस्टम जो है गवर्नमेंट के पास कि वो 3 इयर्स तक कोई टैक्स नहीं चार्ज करेंगे स्टार्टअप से, बट सर इन रियलिटी एक स्टार्टअप को एस्टेब्लिश होने में, पूरी स्टेबल होने में एटलीस्ट 4 to 5 इयर्स लग जाते हैं। तो हाउ अ स्टार्टअप इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस टैक्स एग्जम्पशन? ऑल्सो हम क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं गवर्नमेंट से कि वो क्या अलग तरह का प्रोसीजर और कोई रूल या पॉलिसी लाए so that the startup can be benefited? तो ये सवाल जैन साहब आपके पास। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस बात को सोचा, और टैक्स कंसल्टेंट होने की वजह से बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन हम कहते हैं।
इसके लिए सरकार को जो इसने कहा है कि पहले 3 साल में छूट देंगे, मेरा ऐसा मानना है सरकार को ये कहना चाहिए कि अगर हमें छूट देनी है 3 साल की या 5 साल की, तो एक ऑप्शन दे देना चाहिए कि फर्स्ट 10 ईयर में जो भी 5 साल आप चूज़ करेंगे उसमें मिलेगा। आपका स्टार्टअप ऐसा है जो 1 साल के बाद ठीक हो जा रहा है तो आप 1 साल के बाद शुरू कर दीजिए, 2 साल के बाद ठीक हो रहा तो 2 साल के बाद एग्जामिशन लेनी शुरू कर दीजिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनिशियल ईयर में लॉसेज हैं। पावर सेक्टर में एक पॉलिसी सिमिलर इनकम टैक्स में है कि जहाँ का आता है कि जो प्लांट नए पावर के लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, 15 साल में 10 साल छूट के ले लीजिए, जोन से भी लेने। एक बार शुरू कर देंगे तो कंटिन्यूस चलेंगे। शुरू के पीरियड में लॉसेज होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है वित्त मंत्री जब ये बजट बनाएंगे तो आप जैसी बात का पूरा ध्यान रखेंगे और आपका सजेशन पूरा एक्सेप्ट होगा। चलिए इस सवाल के लिए भी एक ताली हो जाए। So my question is that in the last budget session we had the merger of FMC with SEBI and to give strength to the SEBI for the forward markets. So what should be the next step in this budget session to empower the SEBI for the forward markets, and how we are taking forward the forward markets, because because it's more of commodity market we are strengthening, so it's going to help the farmers also. So how we are going to take that? तो अगर इतना कॉम्प्लेक्स सवाल आए कि वो फार्मर्स पे जाकर के डेरिवेटिव अगर फार्मर्स पे जाए तो ये ज़रूर SRCC से आया है। प्रोफेसर साहब, देखिए मुझे क्वेश्चन इनका बहुत अच्छा है कि कमोडिटी मार्केट को इन्होंने फार्मर के साथ कनेक्ट किया है जी। पर मुझे ये लगता है कि इवन कमोडिटी मार्केट में भी जिस तरह से डेरिवेटिव मार्केट चल रही है वो बहुत हद तक स्पेकुलेशन को भी क्रिएट करती है। तो उसमें ज़रूरत है इसमें इस मार्केट को रेगुलेट किया जाना चाहिए, और इसके रेगुलेशन में जो जिस तरह से स्पेकुलेशन की जाती हैं वो मिनिमाइज़ की जानी चाहिए, और सेबी का रोल इसमें बहुत बड़ा रोल आता है। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि शायद बजट जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। इस पर बजट जो कंसंट्रेट कर सकता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किया जाए। आपका मानना ये है कि कमोडिटी मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो मोटिवेट करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन को और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेकर के आती हैं, पर ऐसा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्टेबलाइजेशन स्कीम लेकर आनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर में रियल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और बहुत सारे सेक्टर हैं, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो इनपुट सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर वो रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो फिर कमोडिटी मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सकता है, सिर्फ कमोडिटी ट्रेडिंग से नहीं किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया जाए एग्रीकल्चर में और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट किया जाए। पीछे से सवाल एक आ रहा है, प्लीज़। हाँ जी। As you said, sir, that service tax is being increased so as to accommodate the implementation of GST. So, sir, is this budget creating a setting for implementation of GST? I mean, will the new policies be providing a base so that GST could be effectively implemented? GST पे काम कहाँ तक पहुँचा है जैन साहब, और क्या एक रियलिटी हो सकता है, ऐसा जानना चाह रहे हैं कि क्या GST वाकई आने वाले सालों में लागू हो पाएगा? अभी स्थिति क्या है? एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं पूछ रहा था कि सोच रहा था बजट आ रहा है और GST की कोई बातें नहीं कर रहा है। आपने अच्छा सवाल पूछा GST के बारे में। उम्मीद तो सबको है कि GST आएगा। वित्त मंत्री जी भी बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, सरकार भी उम्मीद लगाई है, और हम पब्लिक भी बहुत उम्मीद है GST आएगा। और ऐसा मानना है कि GST आने से इस बजट में पूरी कोशिश रहेगी कि जब GST पास हो जाए। मज़े की बात एक और है इसमें देखने वाली कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन ये नहीं कहता कि GST अच्छा नहीं है। अच्छा है लेकिन पास नहीं करेंगे। सबसे बड़े मुद्दे की बात ये है, कोई बाहर आके ये कहे कि भाई GST अच्छा नहीं, हम इसलिए पास नहीं करते। और मुद्दे क्या उठाए हुए हैं कि छोटे छोटे मुद्दे हैं, उसको समस्या हल की जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बजट में सेशन में शायद ये GST पास हो जाए और 1/4/2017 से शायद ये GST लागू हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलना चाहिए GST लागू होने से सारी समस्याएं हल नहीं होने वाली। GST लागू होने के 3 साल बाद तक काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, और उसमें सरकार को भी और पब्लिक को भी हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, और उसको इम्प्लीमेंटेशन में और उसको एग्जीक्यूशन करने में, कंप्लायंस कराने में समय लगेगा। चलो तो 1 साल का शायद और वक्त लग सकता है। जी, सवाल यहाँ से आ रहा है। My question is, how is this budget going to support the Indian producers so that they can combat the growing threats from the the environment? बहुत अच्छा सवाल है प्रोफेसर अश्विनी जी। कैसे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाए और प्रोटेक्शनिज्म को भी एक तरह से एड्रेस किया जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है इनका। मेरा मानना ये है कि एनर्जी सेक्टर में जिस तरह से फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी, और बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, जिस तरह से हम कंज्यूम करते जा रहे हैं बहुत डिमांड बढ़ेगी। क्या उतनी सप्लाई हम कर पाएंगे? और उतनी सप्लाई में भी ज़रूरत है कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हम उसकी सप्लाई कर पाएंगे। तो हम फॉसिल फ्यूल को कम कर सकते हैं
ये डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर कम कर सकते हैं अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। शुरू में पिंच करेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स लाने पड़ेंगे, लेकिन फ्यूचर में भारत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। चलिए इस कार्यक्रम में अब अंतिम सवाल का वक्त हो गया जी। डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ेगी। हाँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को कहीं हिट करना पड़ेगा, और जैसे अश्विनी जी ने कहा कि हमें उसमें ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, और लगभग अगर हम 30-40 हज़ार करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट इन सोलर। चलिए अंतिम सवाल लेंगे इस कार्यक्रम का, कहाँ से आ रहा है जी प्लीज़। In the year 2006-07, we experienced the US crisis, like the companies like Lehman Brothers, Goldman Sachs, like due to that bubble, the entire US economy collapsed, and we have noticed that the same bubble has been noticed in this recent scenario. So what are your views that how could this thing affect the budget this year? अभी जो पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक तरह से करेंसी वॉर चल रही है। जापान नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जोन में जा रहा है, यूरो जोन नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जोन में जा रहा है। पर्पज़ है कि मेरे यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो हो, यूएस की तरफ मूव करे, मेरी करेंसी डेप्रिशिएट करे, मेरे एक्सपोर्ट राइज करना स्टार्ट करें। ये ब्राज़ील रिसेशन में मूव कर रहा है, रशिया रिसेशन में मूव कर रहा है, चाहे वो ऑयल क्राइसिस की वजह से हो या दूसरे क्राइसिस की वजह से हो। जिस तरह की ये इकोनॉमिक सिचुएशन है, उस इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया को अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और मैं एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, भारत ने 1000 AD से लेकर के 1715 AD तक भारत जो है वर्ल्ड जीडीपी में लगभग 25% कंट्रीब्यूट करता रहे। लगातार 750 सालों तक अगर हम 1/4 वर्ल्ड जीडीपी का प्रोड्यूस करते हैं, वो ग्लोरीफाइड टाइम फिर आ सकता है, प्रोवाइडेड अब इस वर्ल्ड इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट को कम किया जाए, डोमेस्टिक मार्केट पर कंसंट्रेट किया जाए और इन्वेस्टमेंट पर कंसंट्रेट किया जाए। जितना प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हम कर पाएंगे, उतना ही इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। चलिए और लास्ट कमेंट इस कार्यक्रम में मैं लेना चाहूँगा पवन दुग्गल साहब का, जिनको थोड़ा सा कम मौका मिला बोलने के लिए, लेकिन ज़रूर इन्होंने बात अपनी अच्छे से रखी है और जिस चीज़ के एक्सपर्ट माने जाते हैं उसकी बात तो ज़रूर जनता तक पहुँच गई होगी। लास्ट वर्ड सर। देखिए, इतनी सारी बातें सुनने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि मौसम बहुत अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी सामने हैं। वित्त मंत्री जी के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, अलग अलग मांगे हैं। आवश्यकता है कि वो किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करते हैं विभिन्न मांगों का, और न केवल लोगों की महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं, राष्ट्र के आने वाली प्रगति के जो स्रोत हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ऑल इन ऑल एक इतिहास को रचने का एक नया मौका वित्त मंत्री जी के पास है। हम सब की उम्मीदें हैं कि वो हम सब की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे और भारत को एक स्वर्णिम दिशा की ओर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरा काम आसान कर दिया, जो काम मुझे करना था वो आपने कर दिया, समाप्त कर दिया। तो फिलहाल श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आज इस बजट कैंपस में सिर्फ इतना ही। फिलहाल इस स्टीम पैनल को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रोफेसर अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वेद जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी महाजन जी आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडी एंटरप्रेन्योर आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया गुड़गांव से यहाँ पर वक्त निकाल करके आने के लिए। और पवन दुग्गल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने इतना बढ़िया आइडियाज़ रखे वित्त मंत्री के लिए, क्योंकि और शायद उन तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि इसी धरती से वो लेकर के एक तरह से निकले हैं और इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, और शायद अपनेपन से आपकी आवाज़ को ज़रूर वो सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी बजट टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।